क्रैश कोर्स केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। देखते हैं कि इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट, एम्स, आईआईटी, जेईई, इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ग्राउंड स्टेट द कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 4, लास्ट ऑप्शन 1। बड़ा ही इजी सा, देखने में क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, लेकिन उतना इजी है नहीं। टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है। याद रहे, आप क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लीजिए और फिर देखिए कि आप सही हैं कि नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर मुझे ऐसा लगता है कि C4 को टिक करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, उसकी कोवैलेंसी 4 होती है। लेकिन क्वेश्चन टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है। देखिए क्या क्वेश्चन है। इन ग्राउंड स्टेट द कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है। देखिए आगे आंसर क्या है इसका, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। आंसर इज A2, यानी ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी 2 होती है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम ओवरलैप विथ दोज ऑफ अदर एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। हेंस कोवैलेंसी ऑफ एन एटम in a given state corresponds to the number of half-filled orbitals in the atom in respective state। तो याद रहे, केमिकल बॉन्डिंग में आप ओवरलैपिंग एक फेनोमेना पढ़ते हैं, और आप ओवरलैपिंग में पढ़ते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपस में ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो किसी गिवन स्टेट में, किसी एटम में जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वही उसकी कोवैलेंसी होती है। याद रहे, ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है कोवैलेंसी का। कोवैलेंसी क्या है? दैट इज नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इन एन एटम। अब आगे देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ये देखिए, 10 कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन डिफरेंट स्टेट्स विल बी एज अंडर। कार्बन 6 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ये देखिए आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया गया है कार्बन 6 का 2s2 2px1 y1 z0। तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ग्राउंड स्टेट में कार्बन में? आप देख सकते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। नेचुरली कार्बन की कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी? 2 होगी। तो फिर 4 कब होती है? याद रहे, कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है इन एक्साइटेड स्टेट। होता क्या है, मान लीजिए कार्बन को, या कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल का 2s इलेक्ट्रॉन, उसको कहीं से एनर्जी मिलती है और वह 2p ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। व्हाट विल हैपन? कार्बन 6 एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, उत्तेजित अवस्था में। क्या हुआ? 2s1 2px1 2py1 2pz1, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया है। क्या देखा आपने? इन एक्साइटेड स्टेट कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए कार्बन में? 1 2 3 4। नेचुरली कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो कार्बन की कोवैलेंसी इन ग्राउंड स्टेट कितनी होती है? 2 होती है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और इन एक्साइटेड स्टेट कितनी होती है? देन आंसर इज 4। देखने में बड़ा इजी सा क्वेश्चन, लेकिन यूजुअली आप लोग गलतियां करते हैं यहां पर। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। The covalency of chlorine in second excited state is, क्लोरीन की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कोवैलेंसी क्या होगी? ऑप्शंस दिए हैं A2 B3, C ऑप्शन में 5 दिया हुआ है और D ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। याद रहे, जो फंडामेंटल था इसका, जो बेसिक्स थे वो पुराने ही हैं। किसको बोलते हो? कोवैलेंसी, दैट इज नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इन एन एटम इन अ गिवन स्टेट करिस्पॉन्ड्स टू कोवैलेंसी ऑफ द रेस्पेक्टिव एटम इन दैट स्टेट। तो किसी भी एटम की किसी गिवन स्टेट में कोवैलेंसी क्या होती है? उस स्टेट में उस एटम में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं।
तो यहां पर क्लोरीन की कोवेलेंसी पूछी गई है इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसका आंसर है C5। क्या आंसर है इसका? 5। कैसे आया देखिए, एक्सप्लेनेशन में वही चीज यहां फिर से लिखा हुआ है। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम ओवरलैप विथ दोज ऑफ अदर एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, hence covalency of an atom in a given state corresponds to the number of half filled orbitals in the atom in respective state। तो सेम फैक्ट आगे देखिए बना कैसे है ये। Thus, covalency of chlorine in different states will be as under। यहां अलग अलग स्टेट में क्लोरीन की कोवेलेंसी शो की गई है। देखिए कैसे, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रहे आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है 3s2 3px2 3py2 3pz1 3d0। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का इन ग्राउंड स्टेट? तो आप देखेंगे आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां होता है 3s2 3p5। क्लियर है नाउ? तो ग्राउंड स्टेट में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं क्लोरीन में? ओनली वन, केवल एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल। याद रहे हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं इन ग्राउंड स्टेट? ओनली वन। नेचुरली कोवेलेंसी विल बी 1। अब हम बात करते हैं क्लोरीन 17 का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कोवेलेंसी की। ये देखिए क्लोरीन 17 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, व्हाट विल हैपन? सपोज ये 3py2 का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 3d ऑर्बिटल में, यहां पर आ जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसकी? क्लोरीन 17 की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का क्या हुआ? 3s2 3px2 3py1 3pz1 3d1। तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? 3, 1 2 3। नेचुरली कोवेलेंसी कितनी होगी क्लोरीन की इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? आंसर विल बी 3। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन की कोवेलेंसी पूछी गई है। नाउ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्लोरीन 17 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, व्हाट विल हैपन? ये जो इलेक्ट्रॉन था जंप कराया गया एक और डी ऑर्बिटल में, सपोज यहां पहुंच गया। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2 3px1 3py1 3pz1 और 3d जो ऑर्बिटल्स थे उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है दो अलग अलग ऑर्बिटल्स में। तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए? 1 2 3 4 5। नेचुरली कोवेलेंसी कितनी होगी? 5। तो क्लोरीन की कोवेलेंसी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट विल बी 5। नाउ क्लोरीन 17 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, व्हाट विल हैपन? ये 3s का इलेक्ट्रॉन भी यहां जंप कर गया। टोटल कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। नेचुरली कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट विल बी 7। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कभी सल्फर के बारे में पूछ देता है, कभी फास्फोरस के बारे में पूछ देता है। इन ए गिवन स्टेट क्या होगी उसकी कोवेलेंसी? आप इजिली बना सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है तो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not the favorable condition for the formation of ionic bond? पूछा जा रहा है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये बोल रहा है कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन फेवरेबल नहीं है? पहला ऑप्शन है लार्ज कैटायन, यानी कैटायन की साइज बड़ी हो। सेकेंड ऑप्शन है स्मॉल एनायन, एनायन की साइज छोटी हो। थर्ड ऑप्शन है मोर चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो। और डी ऑप्शन है लेस चार्ज ऑन एनायन, एनायन पर चार्ज कम से कम हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल नहीं है? याद रहे, आप पहले ट्राई कर लीजिए और फिर आगे जाकर के देखिए एक्सप्लेनेशन में कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? ये देखिए इसका आंसर है सी, मोर चार्ज ऑन कैटायन, यानी कैटायन पर अगर चार्ज ज्यादा है तो ये फेवरेबल नहीं होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दैट इज आयनिक बॉन्ड। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कैसे होगा ये आंसर। याद रहे ये आंसर डिसाइड हुआ है फजान्स रूल से। फजान्स रूल ऑलरेडी
हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में मिल जाएगा। याद रहे, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन बनाता है फजान्स रूल। निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फजान्स रूल यहाँ पर शॉर्टकट में डिस्कस किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है इसका। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, लार्ज कैटायन, small anion and lesser number of charge on both cation and anion are favorable for the formation of ionic bond। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में फेवरेबल कौन कौन है? तो पहला कंडीशन है कैटायन की साइज बड़ी हो, लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन, एनायन की साइज छोटी हो, नेगेटिव आयन की साइज छोटी हो, एंड लेसर नंबर ऑफ चार्ज ऑन बोथ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन दोनों पर चार्ज की संख्या कम से कम होनी चाहिए। ये फेवरेबल कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। अब यहां पर देखिए, अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन की साइज छोटी है, एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन, कैटायन पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज मोर नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर चार्ज की संख्या ज्यादा है, कैटायन की साइज छोटी हो और चार्ज की संख्या ज्यादा हो, उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उस केस में कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। ये दोनों कंडीशन अगर मिल रहे हैं तो मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, कैटायन का पोलराइजिंग पावर यानी एनायन को पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा होगी। अब आगे तीसरा कंडीशन देखिए, लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज, नेगेटिव आयन की साइज बड़ी हो, एंड मोर नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, एनायन पर चार्ज ज्यादा हो। याद रहे, नंबर ऑफ चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कैटायन पर अगर चार्ज ज्यादा है तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, एनायन पर चार्ज ज्यादा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। तो नंबर ऑफ चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या देखा कि अगर नंबर ऑफ चार्ज एनायन पर ज्यादा है और एनायन की साइज बड़ी है तो उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, मोर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन यानी एनायन की नेगेटिव आयन की पोलराइज हो जाने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा होगी। अगर ये दोनों कंडीशन मिले, मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड मोर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी कैटायन की पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा है और एनायन की पोलराइज हो जाने की प्रवृत्ति ज्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, कैटायन के द्वारा एनायन का ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन कराया जाएगा। व्हाट विल हैपन, मोर पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन। जब ये दोनों कंडीशन मिले, ऐसे केस में क्या होगा, कंपाउंड में मोर कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। क्या है, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर इन द कंपाउंड। तो अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या मिला, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन की साइज छोटी हो, कैटायन पर नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा हो और साथ साथ एनायन की साइज बड़ी हो और एनायन पर नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा हो। ऐसे केस में क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी ये कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए, जो कैटायन है उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, कैटायन पर नंबर ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसे केस में कैटायन का पोलराइजिंग पावर कम होगा। एनायन के साथ क्या होना चाहिए, एनायन की साइज छोटी होनी चाहिए और उस पर नंबर ऑफ चार्ज कम होना चाहिए ताकि वो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम हो। तो ऐसे केसेस जो होंगे, ये जो कंडीशंस हैं ये किसके लिए फेवरेबल है, दैट इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो इसमें जो कंडीशन था मोर चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर चार्ज का ज्यादा होना, एक्चुअल में ये कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन का कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है। तो नेचुरली वह आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल नहीं है और वही आंसर हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन वही हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। Therefore, which one of the following is not the favorable condition for the formation of covalent bond? यानी इनमें से कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। पहला ऑप्शन है लार्ज कैटायन, सेकंड है लार्ज एनायन, थर्ड मोर चार्ज ऑन कैटायन, लास्ट है मोर चार्ज ऑन एनायन। तो पिछला जो एक्सप्लेनेशन था एक्चुअल में आपने देखा था वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन आपको बताया गया था।
आपने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, सबसे पहले कैटायन की साइज छोटी होनी चाहिए, जबकि यहां लार्ज कैटायन लिख दिया, यानी पहला ही अनफेवरेबल है। दूसरा आपने देखा था कैटायन पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, यानी कैटायन पर मोर नंबर ऑफ चार्ज होना चाहिए। ये देखिए मोर नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, ये भी फेवरेबल है। नेक्स्ट है लार्ज एनायन, एनायन की साइज बड़ा होना चाहिए, एनायन पर नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस फेवरेबल है, लेकिन जो पहला ही कंडीशन था लार्ज कैटायन, ये अनफेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आंसर इसका क्या रहा, ए लार्ज कैटायन। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन एंड मोर नंबर ऑफ चार्ज ऑन बोथ कैटायन एंड एनायन आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, two elements A and B have their electronegativities 2.1 and 3.2 respectively. The nature of bond formed between them will be, बोला जा रहा है कि दो एलिमेंट है A और B जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्रमशः 2.1 एंड 3.2 है। The nature of bond formed between them will be, उनके बीच बनने वाले बॉन्ड का नेचर क्या होगा। बड़ा ही स्पेसिफिक कैटेगरी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। यहाँ पर दो एलिमेंट देगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दे देगा और बोलेगा कि उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसका नेचर कैसा होगा। देखिए क्या होगा, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। पहले ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है पोलर कोवेलेंट, सेकेंड है नॉन पोलर कोवेलेंट, थर्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट, लास्ट है अनप्रेडिक्टेबल, यानी बताया नहीं जा सकता। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या है इसका बेसिस, कैसे बनेगा, आगे देखिए एक्सप्लेनेशन में। आंसर है इसका ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आंसर है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ध्रुवीय सह संयोजक बंध इसका आंसर है। क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन, if two elements A and B have their electronegativities XA and XB, मान लीजिए दो एलिमेंट A और B हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज XA and XB है क्रमशः रेस्पेक्टिवली, then based on difference of their electronegativities, that is XA माइनस XB, या उन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ऑफ XA एंड XB, द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम आर एज अंडर। तो दो एलिमेंट्स हैं A और B, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं XA एंड XB। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, उसके बेसिस पर नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म डिसाइड होता है। पहला केस देखिए, इफ XA माइनस XB या XB माइनस XA, जो भी ज्यादा है उससे कम माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस लिए। इफ XA डिफरेंस XB इक्वल है 0, यानी दोनों एटम सेम है, तभी डिफरेंस जीरो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का। देन कंप्लीटली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम, उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वह कंप्लीटली नॉन पोलर कोवेलेंट होता है। कब, जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज 0 हो। क्लियर है। तो क्या देखा आपने, इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू 0 देन कंप्लीटली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। एग्जांपल्स हैं इसके H2O2 N2 Cl2 एक्सेट्रा। आगे देखिए सेकेंड कंडीशन, इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ XA माइनस XB यार XB माइनस XA, जो भी ज्यादा है उससे कम वाले को माइनस कर लो, इक्वल है 0 to 0.9। कहां से कहां तक है, 0 से 0.9 तक है। देन ऑलमोस्ट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम, उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वह ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। कब, जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से 0.9 के बीच हो। इसका एग्जांपल है CH बॉन्ड। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3, हाइड्रोजन की 2.1, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.2। क्लियर है। तो नेचुरली ये जो बॉन्ड होगा वह कैसा होगा, ऑलमोस्ट नॉन पोलर होगा, लगभग अध्रुवीय होगा और कोवेलेंट होगा। आगे देखिए तीसरा केस, इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू 0.9 to 1.7, बड़ा ही खास है। अगर डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 से 1.7 के बीच हो,
Then what will happen? Then polar covalent bond is formed between them. तो उन दोनों एलिमेंट्स के बीच जो बॉन्ड बनेगा वह पोलर कोवेलेंट होगा, ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। इसका एग्जांपल है HF, HCl, HBr, OH, NH, CCl एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल है। अब आगे नेक्स्ट केस। इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज XA माइनस XB और XB माइनस XA इक्वल है 1.7, एग्जैक्टली 1.7 है, देन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम हैज 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट कैरेक्टर। तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वह 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। क्लियर है? और लास्ट केस है, इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन 1.7, अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1.7 है तो जो बॉन्ड बनेगा वह आयनिक होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का होगा। क्या देखा आपने? देन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम, एग्जांपल इज NaCl, KCl, NaBr, KBr एटसेट्रा। अब हमारे ये तो फैक्ट्स थे, यू हैव टू लर्न इट, आपको रटना है, यहां से कोई भी क्वेश्चन इस फैक्ट से बना सकता है। अब पिछले क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला। हियर XA माइनस XB, डिफरेंस ऑफ XA एंड XB इक्वल होगा 3.2 माइनस 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या दिए गए थे एलिमेंट्स के? 3.2 और 2.1 दिया गया था। वैल्यू कितना है? 1.1 विच इज मोर देन 0.9। क्या है? इट इज मोर देन 0.9। 0.9 से अगर ज्यादा है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जो बॉन्ड बनता है वह कैसा होता है? पोलर कोवेलेंट होता है। 0.9 टू 1.7 तक अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा है तो जो बॉन्ड बनता है वह कैसा होता है? वह होता है पोलर कोवेलेंट। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां पर? पोलर कोवेलेंट। Next question 6. Two elements A and B have their electronegativities 1.4 and 3.7 respectively. The nature of bond formed between them will be, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है, सिर्फ अंतर है कि ऑप्शन चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑप्शंस क्या है? पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, अनप्रेडिक्टेबल बना सकते हैं। क्या करना है? 3.7 माइनस 1.4 करना है। आप देखेंगे कि जो वैल्यू आएगा वह मोर देन 1.7 आएगा तो नेचुरली इनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बनेगा। कौन सा बनेगा? इलेक्ट्रोवैलेंट। आगे देखिए, आंसर इज सी, इलेक्ट्रोवैलेंट। एक्सप्लेनेशन क्या है? हियर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है 3.7 माइनस 1.4 दैट इज 2.3। इट इज मोर देन 1.7, ये 2.3 1.7 से ज्यादा है तो नेचुरली यहां जो बॉन्ड बनेगा वह कैसा होगा? दैट विल बी इलेक्ट्रोवैलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही खास, बहुत ही खास। टू एलिमेंट्स A एंड B have their electronegativities 1.1 and 3.5 respectively. The percentage ionic character in the compound formed between them will be, बोल रहा है कि दो एलिमेंट्स A और B के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज 1.1 और 3.5 हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा या जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा? ऑप्शन दे रहा है 73.5%, सेकेंड ऑप्शन है 75%, थर्ड ऑप्शन 65%, लास्ट इज 70.6%। देखिए कैसे बनेगा। टोटल रेशियो प्रपोर्शन का केस है, कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है आपको, इजीली बन जाएगा। पहले आप ट्राई कर सकते हैं, देन आगे जा करके देख सकते हैं। जो पीछे फैक्ट्स बताया गया है उसी के बेसिस पर हम इसे बना सकते हैं बड़ा इजीली। देखिए कैसे। इसका आंसर है डी, 70.6%। आया कैसे? देखिए एक्सप्लेनेशन। हियर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगा 3.5 माइनस 1.1 दैट इज 2.4। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आया? 2.4 आया। अब आगे रेशियो प्रपोर्शन अप्लाई है। लेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कंपाउंड बी x ग्राम। मान लेते हैं कि कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा? x% होगा, नॉट ग्राम। कितना होगा? x%। आगे देखिए, सिंस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान दीजिए, XA माइनस XB या XA डिफरेंस XB का वैल्यू अगर 1.7 है तो 50% कैरेक्टर होता है वहां पर। कौन सा? आयनिक कैरेक्टर। ऑलरेडी आपको बताया गया है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7, तो कैरेक्टर कितना होता है? 50% आयनिक कैरेक्टर होता है कंपाउंड में।
तो अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है तो कितना परसेंट होगा? मान लिया हमने x%, क्या देखा आपने? 1.7 इज करिस्पॉन्डिंग टू 50%, तो 2.4 करिस्पॉन्डिंग टू x%। अब आप रेशियो प्रपोर्शन दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस करके x का वैल्यू निकाल दो। क्या देख रहे हैं? बाय रेशियो एंड प्रपोर्शन 1.7 अपॉन 2.4 इक्वल हो जाएगा 50 अपॉन x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ? 70.588, दैट इज 70.6% अप्रॉक्स। इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को बना लिया। जनरल सा फैक्ट है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 1.7 है तो उस केस में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होता है कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में? दैट इज 50%। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 8 बड़ा ही खास है, थोड़ा देखने में इजी लग रहा है, इजी क्वेश्चंस हैं। याद रहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सारे के सारे क्वेश्चन टफ ही पूछे जाए ऐसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, लेकिन कई बार उन पर भी प्रैक्टिस नहीं रहती और आप गलतियां करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कैटेगरी के भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में द फार्मूला ऑफ हैलाइड ऑफ ए मेटल M इज mx, बोल रहा है कि किसी मेटल M के हैलाइड का फार्मूला mx है। What will be formula of its carbonate, उसके यानी मेटल M के कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा? MCO3, M2CO3, M3CO3 होल ट्वाइस। लास्ट ऑप्शन इज नन। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। आंसर है इसका बी M2CO3। कैसे आया? एक्सप्लेनेशन देखिए। सिंस द फार्मूला ऑफ हैलाइड ऑफ मेटल M इज mx, देखिए हैलाइड आयन इज मोनोवैलेंट और फार्मूला कैसा बना? mx बना, मतलब मेटल भी मोनोवैलेंट हो गया। द मेटल विल बी मोनोवैलेंट। कैसे पता चला? क्योंकि 1:1 में जुड़े हैं हैलाइड आयन और मेटल, एक एक आयन दोनों के हैं। क्लियर है? तो नेचुरली ये मोनोवैलेंट है तो ये भी मोनोवैलेंट हो गया। द मेटल विल बी मोनोवैलेंट। नाउ सिंस कार्बोनेट आयन आर डाइवैलेंट, द फार्मूला ऑफ कार्बोनेट ऑफ मेटल M विल बी M2CO3। कार्बोनेट आयन कैसा है? CO3 डबल माइनस डाइवैलेंट है। तो कैसे बनेगा फार्मूला? M प्लस, मेटल इज मोनोवैलेंट, M प्लस CO3 डबल माइनस, चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ डबल प्लस होने चाहिए तो उससे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2M प्लस, ये करिस्पॉन्ड होगा CO3 डबल माइनस के। तो फार्मूला क्या हो गया? M2CO3। क्या फार्मूला हो गया? M2CO3। आगे देखिए सेम पैटर्न। द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ ए मेटल M इज MO। इस बार बोल रहा है ऑक्साइड का फार्मूला MO है। व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स फास्फेट, इसके फास्फेट का क्या फार्मूला होगा? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। ऑप्शन है MPO4, नेक्स्ट ऑप्शन M2PO4, नेक्स्ट M3PO4 ट्वाइस, लास्ट ऑप्शन नन। कैसे पता चला? MO ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन इज डाइवैलेंट, तो नेचुरली यहां मेटल भी डाइवैलेंट हो गया। अब मेटल डाइवैलेंट है जबकि फास्फेट का फार्मूला पूछा है, फास्फेट इज ट्राइवैलेंट, PO4 ट्रिपल माइनस। तो फास्फेट ट्राइवैलेंट है, मेटल डाइवैलेंट है, तो फार्मूला कैसे बनेगा? चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इनके जो चार्जेज हैं उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे। आंसर इज C M3PO4 ट्वाइस। एक्सप्लेनेशन देखो। सिंस द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल M इज MO, द मेटल विल बी डाइवैलेंट। कैसे पता चला मेटल डाइवैलेंट होगा? क्योंकि ऑक्सीजन पर डबल माइनस चार्ज है तो नेचुरली मेटल पर भी डबल प्लस चार्ज होना चाहिए ताकि चार्ज न्यूट्रलाइज रहे ऑक्साइड का। नाउ सिंस फास्फेट आयन आर ट्राइवैलेंट, PO4 ट्रिपल माइनस, फास्फेट आयन कैसा है? ट्राइवैलेंट है। द फार्मूला फॉस्फेट ऑफ मेटल M विल बी M3PO4 ट्वाइस। कैसे हुआ? ये देखिए, M डबल प्लस डाइवैलेंट और PO4 ट्रिपल प्लस ट्राइवैलेंट, तो इसके चार्ज से इसमें मल्टीप्लाई, इसके चार्ज से इसमें मल्टीप्लाई, इसके चार्ज से इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया फार्मूला? M3PO4 ट्वाइस। क्या हो गया? M3PO4 होल ट्वाइस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। Yes, question number 10. Which of the following bonds are present in NH4Cl? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आयनिक, सेकेंड कोवैलेंट, थर्ड कोऑर्डिनेट, लास्ट ऑप्शन ऑल। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई कर लीजिए और फिर आगे जाकर के देखिए कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। तो इसका आंसर आएगा ऑल।
कैसे आएगा आगे देखिए एक्सप्लेनेशन। आंसर इज डी ऑल। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन अमोनियम क्लोराइड अमोनियम आयन NH4 plus involves both covalent and coordinate bonds. Here NH4 plus remains bonded with Cl minus ions by ionic bond. तो अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम आयन है, ध्यान दीजिए NHHH, ये सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि एक हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अमोनिया अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ NH4 प्लस में कोवेलेंट बॉन्ड भी है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और NH4 प्लस Cl माइनस से किस बॉन्ड से जुड़ता है? इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड से। तो नेचुरली अमोनियम क्लोराइड में तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। तो आंसर क्या हुआ? ऑल। तो आज के लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग जो बेसिक्स था केमिकल बॉन्डिंग का, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, यूजुअली पूछे जाते हैं, जिनमें कई बार आप गलतियां कर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ से और क्वेश्चन लाएंगे। हाँ, ये जो आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं या जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं भी किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको विथ एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्यूशन chemistryforcompetition.com पर मिल जाएंगे। वहाँ से जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।